तो जैसे कि आप सबको सुन के मैम ने बताया है कि संजीवनी लाइफ बियॉन्ड कैंसर हमारी जो एनजीओ है, हम अभी 16 जगहों में स्थित है। और इन 16 जगहों के नाम आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। मुंबई, वर्धा, जयपुर, कोलकाता, अहमदाबाद, बेंगलोर, दिल्ली, सूरत, गुवाहाटी, गोवा, पौंडीचेरी, बीकानेर, ऋषिकेश, नागपुर, हैदराबाद और विशाखापट्टनम। अभी हम जानेंगे कि मैंने जैसे कि बोला है कि कैंसर के बारे में हमने सबने सुना होगा, लेकिन आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, आज हम 3 बढ़ाव के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, 3 एस्पेक्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एक है कि हम कैसे कैंसर होने की जो संभावना होती है उसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, हम हमारे लाइफस्टाइल में कैसे चेंजेस ला सकते हैं ताकि ये बीमारी किसी को भी नहीं हो। क्योंकि हमारे देश में 2 प्रकार के इंसान होते हैं, एक जिनको ऑलरेडी कैंसर हो चुका है और दूसरा जो बहुत तेज गति से आगे बढ़ता हुआ जा रहा है कि ये बीमारी मुझे भी हो जाए। तो हमें वो नहीं होने देना है, क्योंकि कैंसर सेकेंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है ग्लोबली। ये 2 नंबर मतलब जो लीडिंग कॉज ऑफ डेथ होती है वो है। तो हमें वो नहीं होने देना है। उसकी जो प्रोबेबिलिटी है, उसका जो वो चांसेस होते हैं उसको हमें रिड्यूस करना है। वो हम कैसे कर पाएंगे? अगर हम अर्ली डिटेक्शन करेंगे, क्योंकि हमारा जो बॉडी होता है, हमारा शरीर हमसे हमेशा बातें करने की कोशिश करता रहता है, लेकिन हम ही हमारे डेली वर्क रिलेटेड स्टाफ में इतने ज्यादा बिजी हो जाते हैं कि हम हमारे बॉडी के जितने भी साइन एंड सिम्टम्स वो हमसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है, हम उसको इग्नोर करते हैं कि चलो कोई नहीं, ये अपने आप सही हो जाएगा, अपने आप सही हो जाएगा, और हम उसको टालते रहते हैं। तो हमें वो नहीं करना है, और आज हम वो डिस्कस करेंगे कि कैसे हमारी बॉडी हमें क्या क्या सिम्टम्स देती रहती है। और तीसरा जो चीज आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे वो है, अगर हमारे फैमिली मेंबर्स में या मेरे फ्रेंड सर्कल में या फिर मेरे नेबरहुड में आस पड़ोस में किसी को कैंसर हो जाता है, तो हम उनके लाइफ में कैसे चेंजेस ला सकते हैं, हम कैसे उनकी हेल्प कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम थोड़ा बहुत आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कैंसर क्या है। हम सब ने तो सुना है जरूर, लेकिन आपको ये जरूर पता होगा कि हमारा जो बॉडी है वो कोशिकाओं से बनी होती है, सेल से बनी होती है। लेकिन क्या आपको ये मालूम है कि हमारा ह्यूमन बॉडी, इसके अंदर कैंसर का भी सेल्स पाया जाता है? मतलब मेरे बॉडी के अंदर में भी कैंसर का सेल है, आपके बॉडी में भी कैंसर की कोशिकाएं होती है। तो फिर ऐसा क्या हो जाता है कि किसी किसी लोगों को ही कैंसर होती है और किसी किसी लोगों को कैंसर नहीं होती है? जरूर मेरे अंदर का जो वातावरण है उसमें ही कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा जिसकी वजह से मुझे ये बीमारी हुई है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे 3 कारण डाले हैं। एक, इंक्रीज ऑफ टॉक्सिसिटी, मतलब जब हमारे शरीर में एसिडिटी का फॉर्मेशन, एसिडिटी जब वो ज्यादा होने लगता है, टॉक्सिक जब ज्यादा होने लगती है मेरी बॉडी, तब कैंसर का जो सेल होता है, कैंसर की जो कोशिकाएं होती है, उसको बड़ा मजा आता है। वो एसिडिटी जो टॉक्सिसिटी होती है उसको खाने में उसको बड़ा मजा आता है, और वो उसके ऊपर ही पलता रहता है ना। और वो बहुत तेज गति से मल्टीप्लाई होने लगता है, क्योंकि उसको अपना खाना मिल रहा है ना। तो वो तेज गति से मल्टीप्लाई होने लगता है, और हमारे बॉडी में कहीं पे भी वो लम्प फॉर्मेशन या फिर गांठ जैसा कुछ वो फॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए हमारे बॉडी को टॉक्सिक नहीं होने देना है अगर हमें ये बीमारी से मतलब बच के रहना है। तो दूसरा कारण क्या हो सकता है? लो इम्यूनिटी। हमारा जो रोग प्रतिकारक शक्ति होता है उसको हमें मजबूत बनाना है, उसको हमें स्ट्रॉन्ग बनाना है ताकि हमें कोई भी बीमारी ना हो। अगर आपकी इम्यूनिटी सिस्टम, आपका रोग प्रतिरोधक शक्ति अगर कमजोर पड़ गया तो हमें कोई भी बीमारी हो सकती है। तो इसीलिए हमें उसके ऊपर ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और तीसरा क्या है? अनहेल्दी लाइफस्टाइल। हमारा जो डेली लाइफ का जो प्रक्रिया होता है, हम उसको किस तरीके से जी रहे हैं। मतलब क्या मैं बहुत ज्यादा अनहेल्दी प्रैक्टिसेस फॉलो करती हूँ? मतलब जैसे कि आप मान लीजिए जो लोग बहुत ज्यादा गुटखा, स्मोकिंग, शराब वगैरह ये सारी चीजों में इन्वॉल्व है, या फिर जो लोग बहुत ज्यादा नेगेटिव थिंकिंग करते हैं, या फिर अच्छा खाना नहीं खाते हैं, बहुत ज्यादा जंक फूड वगैरह खाते हैं, एक्सरसाइज वगैरह नियमित नहीं करते हैं, तो ये सारी अनहेल्दी प्रैक्टिसेस होती है। तो इसके लिए हमें ध्यान रखना है कि ये 3 चीजों के ऊपर हमें ध्यान रखना है, ताकि सिर्फ कैंसर ही नहीं बल्कि कोई भी
नॉन कम्युनिकेबल, जो मतलब छूने से नहीं फैलता है, वो सारी बीमारियां हमें ना हो। तो आज हम उसके ऊपर में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि हमारा रोग प्रतिकारक शक्ति अगर मजबूत रहेगा तो हम किसी भी बीमारी के साथ फाइट कर सकते हैं, मुकाबला कर सकते हैं और हम जीत सकते हैं। तो हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो 3 चीजों के ऊपर निर्भर करता है। एक है खान पान, हम क्या खाना खाते हैं, सिर्फ उससे नहीं, और भी 4 चीजें होती है। क्या खाना खा रहे हैं, किस वक्त पे खा रहे हैं, किस कॉम्बिनेशन में खा रहे हैं, और किस भावना के साथ खाते हैं। ठीक है। दूसरा होता है सांस लेने की प्रक्रिया। हम सब लोग सांस तो लेते हैं, लेकिन हम कितनी गहरी सांसें लेते हैं उसके ऊपर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा होगा या बुरा होगा वो बहुत डिपेंड करता है। क्योंकि जब हम ऑक्सीजन लेते हैं हमारे अंदर तो वो हमारे शरीर को एल्कलाइन बनाता है, मतलब जो ये टॉक्सिसिटी होती है, जो एसिडिटी होती है, उसको खत्म करता है। ठीक है। तो इसलिए सांसों के ऊपर ध्यान रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज जो होती है हमारी इम्यून सिस्टम को अच्छा बनाने के लिए वो है हमारा थॉट प्रोसेस, यानी कि हमारा सोच विचार करने का प्रक्रिया। हम किस तरीके के सोचते हैं, क्या मैं ज्यादा नेगेटिव सोचती हूँ, क्या मेरे अंदर में दूसरों के लिए ईर्ष्या भावना ज्यादा है, क्या मैं बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती हूँ, क्या मैं घबरा जाती हूँ, दुखी ज्यादा रहती हूँ। तो ये सारे नेगेटिव इमोशंस होती है। तो अगर ये ज्यादा होंगे आपके अंदर में तो वो आपके शरीर में जो टॉक्सिन्स होता है उसका मात्रा वो बहुत ज्यादा बढ़ाने लगता है। तो हमारे फाउंडर रूबी आलूवालिया मैम के कुछ वीडियोस है जो इम्यूनिटी के ऊपर बताया गया है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। ब्रीदिंग, जब आप सांस ले रहे हैं, भरपूर सांस पहली बात ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, और जिस तरह से आप बैठ के खड़े होके सांस ले रहे हैं उस टाइम शरीर इस अवस्था में है क्या कि जो आपने सांस लिया वो पूरा का पूरा अंदर गया या नहीं गया। जैसे हम पाइप में पानी डालते हैं तो पाइप में आप पानी कितने भी प्रेशर से डालिए, कितना भी ज्यादा डालिए, जब तक वो पाइप मुड़ा तुड़ा रहेगा वो पानी उस पाइप के थ्रू नहीं जा सकता है। इसी तरह से सांस लेने के टाइम हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। अगर आप बैठ के कर सकते हैं तो बैठ के आपको सांस किस तरह से भरपूर सांस लेना है, पूरे टाइम कायदे से पूरे टाइम लेना है। अगर पूरे टाइम नहीं आपका ध्यान सांस पे है तो कम से कम 1 घंटे में आंखें बंद करके 20 से 30 सांस आपको पूरी अवेयरनेस के साथ लेनी है इन अ नॉर्मल वे। आप 2-3 सांस के बाद आप देखेंगे आपकी सांस खुद से लंबी होती चली जाती है। तो जब कैंसर का ट्रीटमेंट आपका चल रहा है तो उस टाइम पे ये पूरा सांस के ऊपर फोकस कैसे करना है, क्यों करना है, और किसी भी पोजीशन में रहते हुए कैसे करना है, ये आपको यहाँ पे योगा और प्राणायाम के सेशंस में वेलनेस सेंटर में हम लोग पेशेंट्स को सिखाते हैं। हम लोग जो अपना न्यूट्रिशन यहाँ पे सजेस्ट करते हैं पेशेंट्स को, which is basically based on those experiments which have been done with the cancer patients and led to some beautiful positive results. So number 1 कि हम इस समय पे अपना जो दूध का कंजम्पशन है उसको धीमे धीमे कम करके बिल्कुल बंद कर देंगे, क्योंकि आजकल जो दूध मिलता है उसके अंदर केमिकल्स बहुत ज्यादा रहते हैं। आजकल जो दूध मिलता है जो वो जिस तरह से निकाला जाता है, एक जान एक शरीर के अंदर से निकाला जाता है, तो जिस तरह से निकाला जाता है उसका बहुत इम्पैक्ट होता है ऑन द क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ दैट फूड। तो जब हम अपने घर में गाय पालते थे और गाय को खुद से खाना खिलाते थे और
उसके बछड़े को दूध देने के बाद हम उसका थोड़ा सा दूध अपने कंजम्पशन के लिए लेते थे, वो एक चीज होती थी। आज हम गाय पालते हैं सिर्फ इसलिए कि वो कम से कम 40 किलो दूध दे एक दिन में, और उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको हार्मोनल इंजेक्शंस देते हैं, क्योंकि कोई गाय ऐसी नहीं है जो साल भर दूध देती रहे। तो हार्मोनल इंजेक्शंस देने के बाद और जिस तरह से मशीन से दूध निकाला जाता है, उसके अंदर टॉक्सिन्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और ये वो टाइम है हमारी केयर करने का बॉडी को, कि जिसमें ना सिर्फ कि जो ऑलरेडी टॉक्सिन्स हैं उनको हमें निकालना है, बट हमें एडिशनल टॉक्सिन्स तो बिल्कुल लेने ही नहीं है। तो इस समय पे कोशिश करेंगे कि हम दूध का जो कंजम्पशन है उसको धीमे धीमे बिल्कुल बंद कर देंगे। अगर आप कल से बंद कर सकते हैं तो कल से बंद कर देंगे। दूसरी चीज चीनी। चीनी में कोई बुराई नहीं है, मिठास में कोई बुराई नहीं है, बट चीनी जिस तरह से रिफाइन करके बनाई जाती है उसके अंदर इतने केमिकल्स ऐड हो जाते हैं दैट वी नीड टू अवॉइड टेकिंग शुगर। तो आप गुड़ लीजिए, अगर आपको मीठा खाना है तो आप गुड़ लीजिए, लेकिन चीनी का कंजम्पशन बंद करिए। तीसरी चीज मैदा और गेहूं जिसके अंदर ग्लूटेन बहुत ज्यादा आता है, उसका कंजम्पशन बंद करिए, क्योंकि वो अंदर जाके आपके सिस्टम में बिल्कुल अटक जाता है और बाकी जो खाना आप खा रहे हैं उसको प्रोसेस होने में दिक्कत प्रोड्यूस करता है। तो इन तीन चीजें को बिल्कुल अवॉइड करिए। तो आप लोगों ने आजकल नोटिस किया होगा कि कैंसर बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। एक समय ऐसा होता था दैट वी यूज टू सी द कैंसर केसेस ओनली इन फिल्म्स, बट टुडे आप लोग जितने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं उनमें से सभी ने कैंसर को किसी ना किसी तरह से एक्सपीरियंस किया होगा, या तो आपके कोई रिलेटिव, आपके कोई फ्रेंड, आपके कोई जानने वाले, या प्रॉबेबली इन योर इमीडिएट फैमिली। तो इतना ज्यादा जब कैंसर बढ़ रहा है तो इसका ये समझना बहुत जरूरी है कि इसके रीजंस क्या हैं और हमको किस तरह से अपनी केयर लेनी है, ताकि हम इसकी प्रोबेबिलिटी अपने लिए और अपने डियर वंस के लिए वी कैन रिड्यूस। और अनदर थिंग यू मस्ट बी वंडरिंग इज कि ये कॉन्सेप्ट मैं क्यों इंट्रोड्यूस कर रही हूँ आपको। सो द रीजन इज दैट मैंने पर्सनली कैंसर के एक्सपीरियंस को अपने आप फील किया है, उसकी जर्नी को कवर किया है, एंड this journey which was there for me was as painful as it is supposed to be, but during this journey there was also a lot of self growth which happened, because I tried and I made that effort to look inside and understand as to what is happening in my body to bring me to this kind of a state that where my own body cells have started revolting against me. So when our thought process is restrictive or when our perception is negative, then it is stored in a similar manner in our brain. और हर समय जब वैसा ही कोई एक्सपीरियंस हमारी लाइफ में आता है तो हम उसी तरह का रेस्ट्रिक्टिव या नेगेटिव जो हमारा थॉट प्रोसेस स्टोर हुआ था, हम उसको दोबारा से यूज करते हैं टू डील विद दैट एक्सपीरियंस। ये जो चीज है ये हमारे शरीर के अंदर छोटी छोटी नॉट्स बना देती है, और जब छोटी छोटी नॉट्स बनाती है तो हमारा जो एनर्जी फ्लो है ऑफ द बॉडी दैट गेट्स इम्पैक्टेड, और उसकी वजह से हमारे जो functioning है of the body that does not remain optimum, and we can attract a lot of diseases. Most of the chronic diseases happen because of this reason, and cancer is one of them. I will give you a very small example. I hope कि आप सबने वो feel किया होगा so that you get it right. जब हम लोग बहुत परेशान होते हैं या बहुत ज्यादा दुखी होते हैं और हमको कोई खाना खाने के लिए बोलता है, तो हमको अपने यहाँ पे
गले के अंदर फील होती है जैसे एक लंप जैसा है, और कोई बहुत फोर्स करता है तो हम कहते हैं कि नहीं अभी हमें खाना मत दो क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं खा पाऊंगी। या you felt that lump when you are very sad and when you are very depressed and somebody wants to force food inside you. So now what is happening is that since you are feeling sad, आपका जो ब्रेन है बॉडी को ये सिग्नल देता है that it is not in a state to digest the food. So that signal is here, impact करता है। तो हम जब उस स्टेट में खाना खाते रहते हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, in that state of anxiety, तो that food does not get digested properly. And when it does not get digested properly, it becomes acid in the body, which we call toxicity. And this toxicity is the reason for most of the chronic diseases which happen in the body. So this is just one very small example I gave you कि anxiety या गुस्सा या परेशानी होने से हम अपने शरीर को कितने फिजिकल वे में इम्पैक्ट करते हैं। और आजकल की जो जिंदगी है it is basically rotating around these negative emotions of anger, of anxiety, of guilt, of shame, of sadness all the time. So we keep our system in a state that it is the organs inside it are not able to function optimally. तो PNI जो therapy है, it basically helps a person to open these knots so that our mind is able to think positively and perceive incidents in a way which is good for our body. तो जब वो नॉट्स खुल जाती हैं तो उसके बाद आपका एनर्जी फ्लो ठीक हो जाता है एंड वी आर एबल टू गेट रिड ऑफ दीज डिजीजेस। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने ये 3 वीडियोस देखे हैं और सुने हैं कि ये जो 3 वीडियोस थे वो आपकी इम्यूनिटी, जो आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति होती है, उसके ऊपर बताया गया है। लेकिन मैं 2-3 और टिप्स आपको बताना चाहूँगी क्योंकि अभी ये कोविड-19 का भी टाइम है, तो हमें स्ट्रॉन्ग रहना, अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप क्या कर सकते हो, जब आप सुबह उठते हो तो आप अपने लिए 1 ग्लास काढ़ा बना के पी सकते हो। अभी आप काढ़ा कैसे बनाओगे, आप गरम मतलब पानी में उसको उबाल लेना, उसमें आपको थोड़ा सा जिंजर ऐड करना है, जो अदरक होती है उसको आपको ऐड करना है, फिर पुदीने के पत्ते अगर हो सकता है या फिर तुलसी के पत्ते अगर हो सकता है, और काली मिरी जो ब्लैक पेपर होता है वो आपको ऐड करके मतलब बॉईल करना है, एक अच्छा सा बॉईल देना है। फिर आप उसको एक ग्लास में या कॉफ़ी मग जो है उसमें आप निकाल लेना। फिर उसमें आप क्या कर सकते हो, जो लेमन होता है, नींबू को आप निचोड़ के उसका रस उसमें डाल देना और हल्दी का जो पाउडर होता है वो ऐड करके वो काढ़ा आपको खाली पेट में पीना है। उससे क्या होता है, जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है उसमें आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलती है। और उसमें आप हनी भी ऐड कर सकते हो, जो हनी होता है ना, हनी भी आप उसमें ऐड करके आप पी सकते हो 1 ग्लास। फिर आपको क्या लेना है, 8 बजे से 12 बजे के बीच में आपको सिर्फ फल खाने हैं। और जब हम फल खाने के बारे में बात करते हैं तो आप कितना फल लोगे वो भी इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल मेरा वेट अगर 55 kg है तो 55 मल्टीप्लाइड बाई 10 ग्राम्स, ओके 55 मतलब मेरा वेट अगर 55 है, 55 इंटू 10 ग्राम करके जो होता है, उतना अमाउंट ऑफ फ्रूट्स मुझे लेना है 8 बजे से 12 बजे के बीच में सुबह। ठीक है, क्यों लेना है खाली पेट में फल, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे एल्डर्स बोलते आए हैं कि दोपहर को फल लेना चाहिए या कुछ खा के फल लेना चाहिए, लेकिन फल हमें खाली पेट में ही खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि फल का जो डाइजेशन पीरियड होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, मतलब 15 से 20 मिनट या 25 मिनट के अंदर ही वो तुरंत डाइजेस्ट हो जाता है और वो नाकाबंदी नहीं करता है, वो इजी बना देता है आपके स्टूल को पास करने में, या फिर आपके बॉडी में जितना भी टॉक्सिन्स होता है उसको भी वो क्लियर कर देता है आपके स्टूल के साथ। इसलिए खाली पेट में हमें फल लेना चाहिए। फिर अगर घर में आपके मिक्सचर ग्राइंडर है तो आप अपने लिए ग्रीन जूस, जो हरे पत्तियों से जूस बनता है वो, नहीं
तो रेड जूस, क्योंकि वो आपके हेमोग्लोबिन को इंक्रीज करेगा। तो ये सारी चीजें अगर आप प्रैक्टिस कर सकते हो अपने खान पान में, और पूरी फीलिंग के साथ, पूरे भावना के साथ, पूरे पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अगर वो खाना आप खाओगे तो वो आपकी इम्यूनिटी को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाएगा। दूसरा इम्यूनिटी टिप्स मैं आपको देना चाहूंगी, सांस लेने की जो प्रक्रिया के बारे में मैम ने बताया उसके ऊपर। हम क्या बोलते हैं कि मेरा ऑफिस का टाइम है, स्कूल का टाइम है, ये है वो है, टाइम नहीं है मेरे पास। तो आप क्या कर सकते हो, आप जब सुबह उठते हो आप अपने बिस्तर पे ही रहो, बिस्तर पे रह के आप क्या कर सकते हो, आपका जो सांस है, आपका जो ध्यान है वो आप अपने सांसों के ऊपर लाना, आपके ब्रीदिंग पैटर्न के ऊपर लाना। उससे क्या होता है, जब आप अपने सांसों के ऊपर अपना ध्यान लाओगे, ऑटोमेटिकली आपका सांस लेने का जो प्रक्रिया होता है वो लंबा होता जाएगा, और जितनी लंबी और गहरी आपकी सांसें होगी उतना वो आपके बॉडी को एल्कलाइन बनाएगा, यानी कि टॉक्सिसिटी को वो खत्म करेगा। ठीक है। दूसरा आप क्या कर सकते हो, आप थोड़ा सा नेक ऐसे अपने गर्दन को हिला सकते हो, आप अपने शोल्डर, अपने रिस्ट को ऐसे घुमा सकते हो। ठीक है, आप अपने शोल्डर को इस तरीके से मूव कर सकते हो। तो उससे क्या होता है, आपका बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, रक्त का जो वो होता है, फ्लो होता है, वो अच्छे से होता है हमारे बॉडी में। और जब खून का बहाव मेरे बॉडी में अच्छी तरीके से होगा, वो मेरे बॉडी में ऑक्सीजन हर एक कोने में पहुंचाएगा। तो वो इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है। और जो निगेटिव थिंकिंग, क्योंकि हम सब में गुस्सा आता है हमें, या फिर हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, तो ऐसी नेगेटिव थिंकिंग होना स्वाभाविक है, क्योंकि हम इंसान हैं, ये हमें होगा ही होगा। लेकिन जब आप ध्यान रखोगे कि आपको जब बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है, तो आपका जो सांस होता है, आपका जो ब्रीदिंग होता है, वो बहुत छोटा छोटा होने लगता है। और जितना छोटा आपका सांस होगा उतना टॉक्सिसिटी का लेवल आपके बॉडी में बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो हमें वो नहीं होने देना है। जब आप रियलाइज करोगे कि आपको गुस्सा आ रहा है और आपके सांस का प्रक्रिया जो है वो मतलब छोटा छोटा हो रहा है, तब इमीडिएटली आप अपना ध्यान अपने सांसों के ऊपर लाना। उससे क्या होगा, आपका जो सांस होता है वो ऑटोमेटिकली लंबा होगा और आपका बॉडी फिर से ऑक्सीजनेटेड बन जाएगी। ठीक है। दूसरा चीज आप क्या कर सकते हो, जब बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो आप क्या कर सकते हो, आप रिवर्स काउंटिंग, उल्टी गिनती आप करना स्टार्ट कर देना, जैसे 100, 99, 98, 97, इस तरीके से। अगर वो इजी हो जाता है तो एक एक नंबर आप गैप कर दो, जैसे 100, 98, 96, इस तरीके से। तो आपका जो दिमाग है वो उस चीज के ऊपर रहेगा, है ना। तीसरी चीज आप क्या कर सकते हो, अगर आपको कुछ विचार आ रहे हैं, मे बी आपके पास्ट रिलेटेड हो या आपके फ्यूचर रिलेटेड हो, जब आपका पास्ट रिलेटेड आपको विचार आते हैं तो हम वो हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं पास्ट इंसिडेंट से। और जब हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो हम घबरा जाते हैं। तो ये सारी निगेटिव इमोशंस होती है। तो अगर वो होता है तो हमें अपना ध्यान अपने प्रेजेंट में, अपने वर्तमान में लाना
सॉरी फॉर द या सॉरी फॉर द इनकॉन्वीनियंस, एक्चुअली मेरे नेटवर्क में कुछ इश्यूज आ गए थे, तो लेकिन सॉरी, मैं अपना वीडियो ऑफ रखूंगी अभी फिलहाल के लिए। तो मैं ये बोल रही थी कि जब हमें नेगेटिव विचार आने लगते हैं तो हम जर्नलिंग कर सकते हैं, मतलब एक पेन पेपर लेके हम अपना डायरी मेंटेन कर सकते हैं और वहां पे हम लिख के अपना जो इमोशंस होता है उसको हम रिलीज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 चीजों के ऊपर हमें ध्यान देना बहुत ज्यादा नेसेसरी हो जाता है। अभी हम आते हैं हमारे दूसरे पड़ाव में, जो है अर्ली डायग्नोसिस। जैसे कि मैंने आप सबको ये बताया था कि हमारा बॉडी हमसे हमेशा बातें करने की कोशिश करता रहता है। तो ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ये 7 हमारे बॉडी में जो कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं वो उसके बारे में डिस्कस किया जाता है। रोहित, कैन यू हियर मी प्रॉपरली? यस मैम, यस मैम। तो जैसे कि आप देख सकते हो, सी से क्या होता है? चेंज इन बावल और ब्लैडर हैबिट। हम सब में एक बावल मूवमेंट, जो हम स्टूल पास करते हैं या यूरिन पास करते हैं, हम सबका एक नॉर्मल पैटर्न होता है कि मतलब एक नॉर्मल पैटर्न हम फॉलो करते हैं, है ना। लेकिन अगर कुछ ऐसा होता है कि अचानक से आप बहुत ज्यादा, आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर आपको बहुत ज्यादा डायरिया का प्रॉब्लम होने लगा है, या फिर आप स्टूल पास करने जाते हो लेकिन आप अच्छे से स्टूल पास नहीं कर पा रहे हो, है ना। फिर क्या हो सकता है? ब्लीडिंग हो सकता है, आपका जो रेक्टम है उससे आपको रेक्टल ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये सारी कुछ कॉमन साइन एंड सिम्टम होते हैं जो हमारे रेक्टल कैंसर इन सब में आपको जा सकते हैं। ठीक है, और ब्लैडर हैबिट के बारे में जब हम बात करते हैं, जैसे कि आपको यूरिनेट करने में प्रॉब्लम हो रहा है, कलर में चेंजेस आ रहे हैं, आपको पास करने में आपका यूरिन प्रॉब्लम हो रहा है, जलन हो रहा है, इरिटेशन हो रहा है, अच्छे से आप पास नहीं कर पा रहे हो, जितना टाइम होना चाहिए था उतना नहीं हो रहा है, या फिर बहुत 2 मिनट में हमें यूरिन पास करना होता है। तो ये सारी कुछ साइन एंड सिम्टम्स होते हैं जो हमारी बॉडी हमसे बातें करने की कोशिश करता रहता है कि कुछ तो ठीक नहीं है मेरे बॉडी के साथ, तो मैं उसको कैसे चेंज कर सकती हूँ, है सॉरी, मुझे उसके ऊपर ध्यान लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर ऐसे एबनॉर्मल चेंजेस होने लगते हैं अचानक से, तो हम वो डॉक्टर के पास जाके दिखा लेना चाहिए, ना कि हमें वेट करना चाहिए कि अपने आप ये सही हो जाएगा। ए से क्या होता है? अ सोर दैट डज नॉट हील। देखिए, हमारे बॉडी में घाव होना या फिर कट हो जाना, वुंड होना, ये स्वाभाविक है। लेकिन मेडिसिन लगाने के बाद, है ना, मलहम पट्टी करने के बाद अगर वो सही नहीं हो रहा है अपने आप, 2 महीना 3 महीना हो रहा है लेकिन वो बढ़ता ही जा रहा है, स्प्रेड ही होता जा रहा है आपके पूरे बॉडी में, मतलब मे बी दैट कुड बी अ साइन एंड सिम्टम फॉर स्किन कैंसर। तो हमें उसके ऊपर ध्यान रखना है कि क्यों ऐसा हो रहा है मेरे बॉडी के साथ, है ना। तीसरा क्या है? यू मतलब अनयूजुअल ब्लीडिंग और डिस्चार्ज। जब हम अनयूजुअल ब्लीडिंग और डिस्चार्ज के बारे में बात करते हैं, तो ये आपके बॉडी के किसी भी भाग से हो सकता है। आपके आंख हो सकता है, कान हो सकता है, नाक हो सकता है, मुंह हो सकता है, या फिर हमारा कोई भी प्राइवेट पार्ट हो सकता है। ठीक है, अगर अगर हमें अनयूजुअल, मतलब ऐसे ही ब्लीडिंग हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, अचानक ऐसे हो रहा है अपने बॉडी के साथ, और कुछ डिस्चार्ज जैसे कि मिल्की डिस्चार्ज या पस निकल रहा है, तो हमें उसे इग्नोर नहीं करना है, हमें अपने डॉक्टर के पास जाके दिखा लेना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, है ना। टी से क्या होता है? थिकनिंग और लंप इन द ब्रेस्ट और एल्सवेयर। तो आप जब नहाने के लिए जाते हो तो आप क्या कर सकते हो? अपने हाथ से, अपने उंगली से आप अपने चेस्ट में, अपने ब्रेस्ट एरिया में या अपने बॉडी में आप दबा के देख सकते हो कि कहीं पे आपको कुछ गांठ जैसा फील तो नहीं हो रहा है, लंप जैसा कुछ फॉर्मेशन हुआ तो नहीं है ना। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो कैंसर के ट्यूमर होते हैं उसमें पेन नहीं होता है, तो उसको आपको ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब पेन नहीं होता है तो हम उसको इग्नोर करने लगते हैं कि चलो पेन तो नहीं हो रहा है, मतलब ये कोई नहीं है, ये अपने आप सही हो जाएगा। तो हमें उसको इग्नोर नहीं करना है, हमें तुरंत अपने, अगर ये परसिस्टेंट है, मतलब मेरे साथ ये बहुत दिनों से हो रहा है, मेरे बॉडी के साथ ये है, तो मुझे अपने डॉक्टर के पास जाके दिखा लेना चाहिए कि भाई कुछ फॉर्मेशन तो नहीं हो रहा है मेरे बॉडी के अंदर। ठीक है,
आई से क्या होता है, इनडाइजेशन और डिफिकल्टी इन स्वालोइंग। आप चाहे कुछ भी खाना खा रहे हो, आप अच्छे से अपने खाने को निगल नहीं पा रहे हो, आपके गले के अंदर वो अच्छे से जा ही नहीं पा रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि वो अटक रहा है, आपको तकलीफ हो रही है निगलने में, आपको जलन हो रहा है, आपको दर्द हो रहा है। तो ये सारी कुछ साइन एंड सिम्टम होते हैं थ्रोट कैंसर या फिर जो हम फूड पाइप में कैंसर बोलते हैं, उसके कुछ लक्षण हो सकता है। आप मुंह के अंदर भी खाना नहीं दे पा रहे हो, आपको जलन का सेंसेशन हो रहा है या कुछ इस तरीके से प्रॉब्लम हो रहा है, तो हमें उसे इग्नोर नहीं करना है। और अगर इनडाइजेशन, देखिए जो खाना हम खाते हैं उससे हमें एनर्जी नहीं मिलता है, लेकिन जो खाना हम हमारे अंदर में ले जाके उसको पचाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलता है। लेकिन अगर आपको इनडाइजेशन का प्रॉब्लम लगातार हो रहा है आपके साथ, आप जो कुछ भी खाना खा रहे हो वो अच्छे से हजम नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब क्या है कि कुछ तो प्रॉब्लम है, या फिर आपका बॉडी बहुत ज्यादा एसिडिक होगा। तो आप क्या कर सकते हो, जिन लोगों को बहुत ज्यादा एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है या डाइजेस्ट होने में प्रॉब्लम होता है, आप खाली पेट में ल्यूक वर्म, जो हल्का हल्का गुनगुना पानी होता है, वो 3 से 4 ग्लास पानी आप पी सकते हो, ठीक है। वो पानी पीने के बाद आप उल्टी करने की कोशिश करो, वॉमिट करने की कोशिश करो, जिनको बहुत ज्यादा एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है। तो उससे क्या होता है, आपके अंदर में जो एसिड फॉर्मेशन होता है वो निकल के आ जाता है, आपके वॉमिटिंग के साथ, आपके उल्टी के साथ वो बाहर निकल के आ जाता है, तो वो आपको बहुत ज्यादा राहत मिलती है ना। ओ से क्या होता है, ऑब्वियस वर्ड इन अ चेंज, चेंज इन अ वर्ड और मोल। देखिए हम सबके बॉडी में तिल, जो काला काला तिल होता है या लाल लाल कलर का तिल होता है, वो हम सबके बॉडी में मिलता है ना। लेकिन अगर आपके बॉडी में ये तिल जो है ये बहुत तेज गति से मल्टीप्लाई हो रहा है, आपके हर एक बॉडी के हर एक कोने में वो बहुत ज्यादा फैल रहा है, और उसका साइज और उसका शेप में भी आपको चेंजेस नजर आ रहे हैं, बड़ा हो रहा है या उससे खून निकल रहा है, तो ये सारी कुछ साइन एंड सिम्टम है जो मेरे बॉडी के साथ सही नहीं जा रहा है। तो उसे हमें इग्नोर नहीं करना है, हमें डॉक्टर के पास जाके तुरंत दिखाना है कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे बॉडी के साथ, क्योंकि जितना इग्नोर आप करोगे उतना आपके लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है ना। एन से क्या होता है, नैगिंग, और ये सब ये होना स्वाभाविक, क्योंकि देखिए जब सीजन चेंज होता है वेदर चेंज की वजह से या फिर पोल्यूशन बहुत ज्यादा होते, तो ये बहुत सारे कारण बन जाते हैं, एनवायरमेंटल चेंजेस हो जाते, तो जिसकी वजह से हमें कफ का प्रॉब्लम होना स्वाभाविक है। लेकिन अगर आप लेने के बाद, अगर दवाई लेने के बाद भी अगर वो सही नहीं हो, आपको हैस फील या फिर सांस लेने में तकलीफ रही है, आप कफ करने के साथ आपको क्या बोलते हैं इसको, खून निकल रहा है। ओके ओके ठीक है, तो मैं वीडियो ऑफ ही कर लेती हूँ। या अभी है रोहित। ओके। और फिर आप देखिएगा कि आप जब बातें करने लगते हैं तो आपके आवाज में भी आपको चेंजेस नजर आ रहे हैं, तो ये सारे कुछ साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं कि मे बी मुझे लंग कैंसर हो सकता है। तो देखिए ये जो 7 साइन एंड सिम्टम्स के बारे में हमने आज यहाँ पे डिस्कस किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ये साइन एंड सिम्टम मेरे बॉडी के साथ हो रहा है मतलब मुझे कैंसर हो चुका है, नो, नॉट नेसेसरी। लेकिन अगर आप इसको बहुत ज्यादा इग्नोर करोगे तो मे बी इन फ्यूचर हमें ये बीमारी हो सकती है, ठीक है। अभी हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर फॉर कैंसर। तो आप तो जानते ही होंगे कि टोबैको यूज, सिगरेट स्मोकिंग, या फिर जो साधा वगैरह होता है, गुटखा वगैरह होता है, जो अपने मुंह में बहुत टाइम तक रखते हैं, तो उनको हाई रिस्क फैक्टर बन जाता है कि हमें कैंसर हो सकता है। अगर हमारे इम्यून सिस्टम ठीक नहीं है तो मे बी हमें ये बीमारी हो सकती है। शराब यूज, अगर एक दिन में 3 ग्लास ज्यादा हम पीते तो मे बी हमें लिवर सिरोसिस हो सकता है, लिवर कैंसर आ सकता है। तो हम लेवल जो में कम वो रहेगा, मतलब अच्छा रहेगा।
जब हम स्ट्रेस के बारे में बात करते हैं तो देखिए, स्ट्रेस जो तनाव होता है, तनाव दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अच्छा वाला तनाव और दूसरा होता है बुरा वाला तनाव। तो आपको ये देखना है कि आप छोटी छोटी चीजों पे आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है क्या। अगर स्ट्रेस हो जाता है तो याद है मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि आप कुछ टेक्निक्स है उसको आप फॉलो कर सकते हो, है ना। जैसे कि ग्राउंडिंग टेक्निक, आप अपने सांस के ऊपर ध्यान ला सकते हो, या फिर आपके एनवायरनमेंट के सामने आप क्या 5 चीजें देख रहे हो, आपको क्या स्मेल आ रही है, तो ये सारी चीजों के ऊपर जब आपका ध्यान आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो आपको नेगेटिव इमोशंस आ रहे थे वो आपका बहुत ज्यादा कम होगा, है ना। तीसरा फैक्टर क्या हो सकता है, ओबेसिटी एंड बीइंग ओवरवेट। ये देखिए हम यूथ में तो ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है क्योंकि हम बहुत ज्यादा जंक फूड, जो अनहेल्दी डाइट होता है, हम उसको फॉलो करते हैं। हमको बर्गर, सैंडविच, पिज्जा, गोलगप्पा, ये सारी चीजें हमें खाने में बड़ा मजा आता है क्योंकि वो टेस्टी होता है ना, इसलिए हम उसको ज्यादा फॉलो करते हैं। लेकिन जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जैसे फ्रूट्स होता है, वेजिटेबल होता है, उसका इंटेक हमें ज्यादा लेना चाहिए क्योंकि वो एल्कलाइन होता है, बहुत ज्यादा एल्कलाइन होता है और हमारे शरीर के जो टॉक्सिसिटी होती है उसको वो खत्म करता है। तो खाली पेट में फल और दोपहर में हमें जूसेस, ग्रीन जूस, रेड जूस, फिर सलाद वगैरह जितना हो सके तो हमें उसका सेवन ज्यादा करना चाहिए, है ना। इनएडिक्वेट फिजिकल एक्टिविटी, जब से ये लॉकडाउन हुआ है, जब से ये कोविड-19 आया है हमारे लाइफस्टाइल में, तब से क्या हुआ है, हम सब लोग अपने मोबाइल फोन और अपना लैपटॉप से ही ज्यादा ऑपरेशनल है। तो उससे क्या हो रहा है, हमारा जो बॉडी का मूवमेंट होता है वो बहुत ज्यादा कम हो रहा है। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप क्या कर सकते हो, आप अपने बिस्तर पे ही बैठे रहो लेकिन आप अपना नेक का मूवमेंट, अपना शोल्डर मूवमेंट, अपना हैंड मूवमेंट, अपना लेग, हिप्स, ये सारा मूवमेंट आप कर सकते हो। या फिर मॉर्निंग वॉक के लिए आप चले जाओ, आपको बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। आपके घर का जो आंगन होता है, आपका जो गार्डन होता है, वहां पर ही आप मॉर्निंग वॉक कर लो। लेकिन ये बात ध्यान में रखना कि जब आप मॉर्निंग वॉक करते हो तो ये ध्यान में रखना कि हो सके तो हम अपना जो खाली पैर होता है, विदाउट वेयरिंग चप्पल, अगर हम वो करेंगे तो वो अच्छा रहेगा। क्यों अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारा जो पैर का जो वो फीट होता है, जो सोल होता है, जो तलवा होता है ना पैर का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हिंदी में मान लो कि ये मेरा पैर है और पैर का ये तलवा है, तो उसमें हमारे बॉडी का पूरा पॉइंट्स कनेक्टेड होता है। तो अगर आप खाली पैर में चलोगे ना तो ये पॉइंट्स दबेगा, और जब ये पॉइंट्स दबेगा तो आपके बॉडी में ऑटोमेटिकली हीलिंग चेंजेस आपको नजर में आएंगे, है ना। दूसरा क्या होता है, लैक ऑफ स्लीप। लैक ऑफ स्लीप के बारे में जब हम बताते हैं, हमारे फाउंडर का एक वीडियो है इसके ऊपर, वो मैं आपके लिए प्ले करना चाहूंगी। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, एचपीवी, जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होता है, वो बहुत ज्यादा रिस्क फैक्टर बनता है। कौन से कैंसर के लिए, सर्वाइकल कैंसर के लिए, जो महिला विशेष एक कैंसर होती है। तो जिन लोगों का मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स कभी हो जाता है तो उनको हाई चांसेस होते हैं कि ये वायरस हमारे अंदर में आए और धीरे 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 ये कैंसर का भी रूप धारण कर सकता है। तो आइए अभी हम देखते हैं कि नींद अगर अच्छी ही होती है तो वो कैसे कारण बन सकता है कैंसर होने के लिए। तो हमें देखना और समझना ये है कि जब हम सुबह में उठते हैं तो हम बड़े परेशान से उठते हैं, टेंशन में उठते हैं, उठने का मन नहीं हो रहा होता, शरीर थका हुआ होता है सोने के बावजूद। सुबह में जब तक 2 ग्लास चाय या कॉफ़ी नहीं पी लें तब तक हमारा दिन शुरू नहीं होता। अगर एज अ पैटर्न आप सुबह में इस तरह से उठ रहे हैं तो आपको बहुत ज़रूरत है ये समझें कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो अगर हम सुबह में इस तरह थके हुए से उठते हैं तो इसका मतलब सीधा ये हुआ कि हम ठीक से सोए नहीं। अगर हम सोए नहीं तो उसके क्या कारण हैं? 3 कारण हैं बहुत इम्पोर्टेंट। या तो हम ठीक खाना नहीं खा रहे हैं सोने के पहले, या हमने कोई टेंशन अपने दिमाग में पाली हुई है, कोई स्ट्रेस पाला हुआ है जिसकी वजह से हम ठीक से सो नहीं पा रहे, या हमारी बॉडी क्लॉक किसी वजह से डिस्टर्ब हो गई है। जैसे हम बाहर के देशों में जाते हैं उस टाइम जेट लैग हो जाता है तो टाइम, बॉडी का जो स्केड्यूल है वो बिगड़ जाता है। तो अगर मैं ये बोलूँ कि नींद बहुत ज़रूरी है
और कल से आप ठीक से सोना शुरू कर दीजिए, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ये समझना कि ठीक है, अगर मैं ठीक खाना नहीं खा रहा हूँ तो मुझे क्या चेंज करना है, अपनी फूड हैबिट में क्या चेंज करना है। सबसे पहले कम से कम सोने के 3 घंटा पहले आप अपना खाना खाइए। खाना हल्का होना चाहिए, उस बहुत तेल वाला खाना या बहुत कार्ब्स वाला खाना रात में बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। दूसरा, आजकल हम सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हैं। ये देखिए कि कम से कम सोने के 1 घंटा पहले आपका लैपटॉप बंद हो गया और आपके सोशल मीडिया के हैंडल्स आपने बंद कर दिए। आई होप आपको अभी समझ में आया होगा कि नींद पूरी और साउंड स्लीप होना कितना जरूरी होता है, क्योंकि हमारे बॉडी को रेस्ट और रिपेयर करने का भी एक मौका देना चाहिए होता है। तो आइए अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कि मोस्ट कॉमन कैंसर्स क्या हो सकता है, क्या होते हैं। जो आप अगर किसी भी कैंसर हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपको ब्रेस्ट कैंसर, ओरल कैंसर, सर्वाइकल, गैस्ट्रिक और लंग कैंसर के पेशेंट्स बहुत ज्यादा मिलेंगे। जब हम ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ औरतों में ही ब्रेस्ट कैंसर होता है, लड़कों में भी ब्रेस्ट कैंसर होते हैं। ऐसे केसेस हमें हॉस्पिटल्स में देखने को मिलते हैं। तो आइए अब मैं आपको थोड़ा बहुत बता देती हूँ इसके कुछ साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में। तो आप क्या कर सकते हो, आप जब वॉशरूम में जाते हो, आप अपने बॉडी में थोड़ा सा साबुन नहीं तो तेल उसका अप्लाई कर लेना अपने बॉडी में। फिर आपका जो उंगली है उससे आपको दबा के देखना है अपने ब्रेस्ट में, अंडर योर आर्म्स की आपको कहीं पे लंप फॉर्मेशन तो हो रहा है क्या, मतलब गांठ जैसा आपको कुछ लग रहा है क्या। और अगर ऐसा हो रहा है और ये परसिस्टेंट है, आपके साथ बहुत दिनों से है, तो हमें उसे डॉक्टर के पास जाके दिखा लेना चाहिए कि ये है क्या। ठीक है। दूसरी चीज जो आप कर सकते हो, आप शीशे के सामने खड़े हो जाना और आप अपने ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन आपको करना है। आपको देखना है कि आपका ब्रेस्ट का साइज सेम है या फिर कुछ मतलब वो नहीं है, सेम नहीं है साइज में, शेप में या फिर कलर में चेंजेस होना, या फिर आपकी निपल से ब्लड, खून का डिस्चार्ज होना या पस निकलना, मिल्की टाइप कुछ डिस्चार्ज होना, स्टिकी स्टिकीनेस फील होना। तो ये सारी कुछ साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं ब्रेस्ट कैंसर होने के लिए। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो हमें इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाके दिखा लेना चाहिए कि ऐसा हो क्यों रहा है। ठीक है। ओरल कैंसर के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं, तो ओरल कैंसर के चांसेस उनको ज्यादा होते हैं जो लोग बहुत ज्यादा तंबाकू, सादा सिगरेट, ये सारा पान ज्यादा करते हैं। ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, अगर यहाँ पे कोई है जो बहुत ज्यादा ये करते हैं स्मोकिंग वगैरह, या फिर आपके फैमिली में कोई ये सब करते हैं, तो आप एक एक्सरसाइज है वो आप कर सकते हो। आप शीशे के सामने खड़े हो जाना और टॉर्च लाइट जो होता है वो अपने मुंह के अंदर आपको मतलब उसका लाइट देना है। ठीक है। और आप अच्छे से शीशे में आपको देखना है आपका जो ओठ है उसमें, आपके ओठों के नीचे, फिर आपका जो ये बकल है अंदर का जो गाल होता है उसमें, फिर आपका जो जीभ होता है उसमें आपको लाल रंग के या फिर व्हाइट जो सफेद रंग होता है उस कलर के कुछ आपको स्पॉट्स दिखाई दे रहा है क्या, पैचेस दिखाई दे रहा है क्या। और आप अगर उसको उंगली से घिसने की कोशिश भी कर रहे हो ना तो भी वो सही नहीं हो रहा है, तो मतलब कुछ तो गलत है और हमें इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाना है। दूसरा एक्सरसाइज जो आप कर सकते हो वो है, ये जो उंगली है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये जो उंगली है आ करके ऐसे मुंह के अंदर हमें लेना है। अगर आपका मुंह अच्छे से खुल जाता है, पूरा पूरा ये उंगली आप अपने अंदर ले रहे हो, आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है, मतलब यू आर फाइन। लेकिन अगर आपको मुंह खोलने में प्रॉब्लम हो रहा है, जलन हो रहा है, दर्द हो रहा है ना, आपको पेन हो रहा है, तो ये सारे कुछ लक्षण होते हैं ओरल कैंसर होने के लिए। ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें अपने डॉक्टर के पास जाके दिखा लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अभी हम बात करते हैं सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर होने के चांसेस का एक रीजन मैंने आपको बताया है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, वो कैसे आ सकता है हमारे बॉडी के अंदर। दूसरा कारण होता है हमें अपना साफ सफाई मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हमारे प्राइवेट पार्ट्स के लिए हाइजीन मेंटेन करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो ये एक कारण बन सकता है अगर आप अनहाइजीनिक मीन्स फॉलो करते हो। ठीक है।
या फिर दूसरा रीजन हो सकता है कि जिनकी शादी बहुत ज्यादा कम उम्र में हो जाती है औरतों के, है ना, जैसे कि 15, 16, 17, तो उस टाइम पे हमारा बॉडी प्रिपेयर्ड नहीं होता है कि हम एक बच्चे को कंसीव कर सकते हैं। और अगर मल्टीपल प्रेगनेंसीज होने लगते हैं तो वो भी एक कारण बन जाता है। या फिर मिस कैरेजेस का चांसेस अगर बहुत ज्यादा है तो सॉरी, मिस कैरेजेस के वो अगर बहुत ज्यादा है तो वो भी एक कारण बन सकता है सर्वाइकल कैंसर होने के लिए। आपको आपको अनयूजुअल ब्लीडिंग हो सकता है, आपको पेन हो सकता है, आपके लोअर एब्डोमेन के साइड वगैरह एरिया में आपको पेन होगा, ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं, है ना। तो ये सारे कुछ साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं। आपको वीकनेस बहुत ज्यादा फील होगा। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाके दिखा लेना चाहिए। गैस्ट्रिक कैंसर, देखिए ये एक इस तरीके का कैंसर होता है। आप अपना खान पान जो है उसके ऊपर आपको तो बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। आपके बॉडी में अगर बहुत ज्यादा एसिडिक फॉर्मेशन होने लगता है, आपका जो स्टूल है उसका कलर अगर चेंज होने लगता है, आपको स्टूल पास करने में प्रॉब्लम होता है, आपका जो पेल्विस एरिया है उसमें आपको दर्द होने लगता है, पेट वगैरह में आपको बहुत ज्यादा दर्द होता है, तो हमें एक बार डॉक्टर लेना, दिखा लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और लंग कैंसर उनको होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं जो लोग बहुत ज्यादा स्मोकिंग वगैरह करते हैं, या फिर पोल्यूटेड एरियाज में रहते हैं, या फिर इंडस्ट्रियल एरियाज में काम करते हैं जहाँ पे केमिकल इंडस्ट्री वगैरह में काम करते हैं ना। तो उससे उसका कुछ साइंस एंड सिम्टम्स कैसे हो सकता है, जैसे कि हमारे चेस्ट में, हमारा जो चेस्ट है उसमें आपको हैवीनेस फील होगा, आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, आपको आपका सांस का पैटर्न जो है वो बहुत ज्यादा शैलो होने लगेगा। तो ये सारी कुछ साइंस एंड सिम्टम्स है। आप जब खांसोगे तो खांसने के साथ साथ खून भी निकल सकते हैं। तो ये सारी कुछ साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं लंग कैंसर होने के लिए। और अगर ऐसा होता है आपके बॉडी के साथ तो उसे हमें इग्नोर नहीं करना है, हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाके दिखा लेना चाहिए। ठीक है। तो अभी देखिए हमने थर्ड एस्पेक्ट के बारे में बोला था कि हम डिस्कस करेंगे अगर हमारे फैमिली में किसी को हुआ है कैंसर या दोस्तों में हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए जब डॉक्टर आके किसी को बोलता है कि आपको कैंसर हुआ है, ऑब्वियसली वो इंसान बहुत ज्यादा खुश नहीं होने वाला है ना। उनको बहुत ज्यादा वो ट्रॉमा में चले जाते हैं, बहुत दुख होता है। तो देखिए इमोशनल चेंज होना, फिजिकल चेंज होना ये स्वाभाविक है। और उसके साथ हमें उनके साथ कोप अप करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें उनका सहारा बनना है, उनका दोस्त बनना है, और उनके हर एक डिसीजन को, उनके हर एक प्राइवेसी को हमें रिस्पेक्ट करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस स्लाइड में हमने कुछ बेसिक डूज जो हमें करना चाहिए और बेसिक डोंट्स जो हमें नहीं करना चाहिए, अगर हम किसी को जानते हैं कि उनको कैंसर हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं करना चाहिए हमें। तो नंबर 1, आपको उनका दोस्त बनना है, आपको उनका सहारा बनना है, ताकि वो आपके साथ उनकी जितनी भी प्रॉब्लम है, जितना भी सप्रेस्ड इमोशंस है, वो आपके साथ वो बेझिझक शेयर कर पाए। मे बी उनके फैमिली मेंबर्स के साथ वो इतना कंफर्टेबल ना हो जितना वो आपके साथ होंगे, है ना। तो लेट देम नो दैट यू केयर फॉर देम एंड टू बी, मतलब पूरा ऑनेस्टली आपको वो करना है कि सिर्फ मुंह से बोलने के लिए नहीं, आपको करना भी है। दूसरा, अगर वो बोलते हैं कि मेरा ट्रीटमेंट मुझे मान लीजिए कि गुवाहाटी में कराना है, तो मुझे उनके डिसीजन को हमें एग्री करना है, उनका डिसीजन जो है उसको हमें रेस्पेक्ट करना है। ठीक है। नो डाउट हम सब जानते हैं कि टाटा हॉस्पिटल इज द बेस्ट कैंसर हॉस्पिटल, लेकिन अगर वो चाहते हैं कि उनका ट्रीटमेंट किसी और हॉस्पिटल में हो तो डेफिनेटली उनका रिस्पेक्ट हमें करना चाहिए उनके डिसीजन का। और देखिए हम तीसरा पॉइंट जो है उसके बारे में बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हम सब जानते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है ना। जब हम खाली दिमाग होते हैं तो हमारे माइंड में बहुत उल्टा सीधा बहुत सारी सवाल जवाब आने लगते हैं, है ना। और जिनको कैंसर हो गया है, अगर आप उसको अकेला छोड़ दोगे तो वो हमेशा अपने बीमारी के बारे में सोचेगा कि मुझे ही क्यों हुआ है, मेरे साथ ही क्यों होना था, मैंने ऐसा क्या किया था। तो ऐसे बहुत सारे सवाल जवाब आते रहते हैं उनके दिमाग के अंदर। लेकिन अगर आप उनका सच्चा दोस्त बनके उनको आप अपने एक्टिविटीज में, चाहे कोई भी एक्टिविटी हो, जैसे मूवी देखने के लिए चले जाओ या फिर कुछ कार्यक्रम कर रहे हो उसमें उनको इन्वॉल्व करो, तो उससे क्या होता है, उनका जो माइंड होता है वो उसमें इन्वॉल्व होने लगता है और उनका दिमाग जो होता है वो कैंसर से हटके दूसरे चीजों में लग जाता है, जैसे पेंटिंग करना चाहता है या ड्राइंग कर, कुछ भी हो। तो हमें उनका इस तरीके से ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और हमेशा हमें रिस्पॉन्ड करना है, जवाब देना है, वो जरूरी नहीं है।
कभी कभी हमें एक्टिव लिसनर भी बनना है, क्योंकि ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे कि वो बहुत कुछ अपने दिल के अंदर दबा के रखते हैं और वो शेयर नहीं कर पाते। तो आपको वो मौका उनको देना है ताकि वो अपना अंदर का जितना भी प्रॉब्लम है, जितना भी इमोशंस है, वो आपके साथ खुल के वो डिस्कस कर सके ताकि उनको हल्का महसूस हो। ओके। और डोंट्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमें कभी भी जजमेंट नहीं करना चाहिए कि ये बहुत ज्यादा स्मोकिंग करता था ना इसीलिए आज इसको लंग कैंसर हुआ है, या बहुत ज्यादा गुटखा लेता था इसको इसीलिए आज ओरल कैंसर हुआ। नहीं, आपको नहीं पता है कि मे बी उनका इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा कमजोर हो सकता है या फिर कुछ और कारण हो सकता है। तो हमें वो जजमेंट नहीं करना है। जब आप समझोगे कि आप जजमेंट कर रहे हो किसी को, उसी समय आपको रेक्टिफाई कर लेना चाहिए। और हमें ऐसा कभी सोचना ही नहीं चाहिए कि इनको कैंसर हुआ है मतलब ये अभी कोई काम नहीं कर सकता है। तो हमें ये बिल्कुल भी अज्यूम नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि आप उनके मॉरल स्पिरिट, उनका जो विल पावर है, उसका अंदाजा भी आप नहीं लगा सकते हो कि इतना स्ट्रॉन्ग होता है ना। और हमें इस बीमारी के बारे में चर्चा करने के लिए कभी भी हमें हिचकिचाना नहीं चाहिए या फिर हमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि आप जितना ओपन होगे उतना ही जागरूकता फैलेगा, और जितना जागरूकता फैलेगा उतना ही लोग एकदम लास्ट स्टेज में जाके डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे और अपना जिंदगी बचा सकते हैं और अच्छी तरीके से अपना जिंदगी जी सकते हैं ना। और हमें ऐसा कभी भी एक कैंसर पेशेंट को बोलना नहीं चाहिए कि मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि आप किस तरीके का फील आपको हो रहा है, क्योंकि आप कभी फील कर ही नहीं सकते हो, है ना। आप एम्पथाइज कर सकते हो, आप अपने आप को उनकी जगह पे रख के देख सकते हो कि किस दौर से गुजर रहा है, लेकिन आप वो फीलिंग आप कभी नहीं कर सकते हो। और जो लास्ट पॉइंट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये बोलता है कि अगर आपको कोई बीमारी हुआ है, जैसे वायरल फीवर हो गया हो या फिर आपको कोई इन्फेक्शन हो गया हो और आपका दोस्त हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट चल रहा हो और आप उसको देखने के लिए चले गए हो, तो आप क्या कर रहे हो, आप अपना जो बीमारी है, आपका जो वायरल फीवर है या इन्फेक्शन है, आप उसको गिफ्ट में भेंट उपहार देके जा रहे हो, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा कमजोर होता है उस वक्त, है ना। तो इसीलिए आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर मुझे कोई बीमारी हुई है जो छूने से फैल सकता है, तो मुझे एक कैंसर पेशेंट को देखने के लिए कभी जाना ही नहीं है, उसके कांटेक्ट में कभी आना ही नहीं है, क्योंकि मुझसे उसे ये मतलब और भी बीमार मैं कर दूंगा उसको। और आप अगर ये जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं जानते हो तो मैं बता देना चाहूंगी कि कैंसर एक नॉन कम्युनिकेबल बीमारी है। मतलब अगर मैं किसी कैंसर पेशेंट के थाली से खाना खाती हूँ या उनको गले मिलती हूँ तो कैंसर मुझे नहीं होगा, क्योंकि ये छूने वाली बीमारी नहीं है, ठीक है। ये जो स्लाइड है ये बोलता है कि 32.6 मिलियन 5-year कैंसर सर्वाइवर्स वर्ल्ड वाइड, मतलब 32.6 मिलियन कैंसर सर्वाइवर इस दुनिया में है वर्ल्ड वाइड। तो इसका मतलब ये है कि कैंसर होने से ही हम मर जाएंगे ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा एडवांस है अभी। और अगर आप अपने लाइफस्टाइल के ऊपर ध्यान दोगे, आप अपने खाने पीने में, अपने सांस लेने की प्रक्रिया में और अपने सोच विचार करने का जो प्रक्रिया है उसके ऊपर अगर आप ध्यान दोगे, तो ये कैंसर से आपको मौत होगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अगर आप इसका डायग्नोसिस जल्द से जल्द करो और अपना ट्रीटमेंट सही वक्त पर आप शुरू कर दो। और ये एक बहुत ही प्यारा कोटेशन है बाय स्टुअर्ट स्कॉट सर, जो ये बोलते हैं कि यू बीट कैंसर बाय हाउ यू लिव, व्हाई यू लिव एंड इन द मैनर इन विच यू लिव। ये जीवन एक ही भगवान ने हमें दिया है, को बहुत अच्छी तरीके से जीना है। हमें ये देखना है कि मैं अपने आप को आशीर्वाद देती हूँ या फिर मैं अपने आप को बहुत ज्यादा अब्यूज करती हूँ मेरे बॉडी के साथ। तो ये लाइफ एक ही है, तो हमें जीना है और बहुत ज्यादा वाइजली जीना है, हंसते खेलते हुए मुस्कुराते हुए जीना है। थैंक यू सो मच। सुमकी मैम, यू कैन स्टॉप द प्रेजेंटेशन प्लीज। थैंक यू सो मच। रोहित आई थिंक डिस्कनेक्टेड हो गया है, तो आपके अगर कोई भी सवाल है आप पूछना चाहते हैं तो आप प्लीज हैंड रेज कर सकते हैं, नहीं तो आप चैट बॉक्स में लिख के भी दे सकते हैं। अर्पिता, यहाँ पे एक क्वेश्चन है,
शशिकांत जी का कि गले में छोटी गांठ दिख रही है, तो क्या फोड़े हैं या कैंसर के लक्षण है? तो जी देखिए शशि जी, आप जब तक एक डॉक्टर के पास नहीं जाओगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि ये कैंसर का ही गांठ है या क्या है। क्योंकि जब आप डॉक्टर के पास जाओगे तो वो आपको कुछ एग्जामिनेशन करने के लिए देंगे, है ना, तभी पता चल सकता है। क्योंकि देखिए अगर ट्यूमर फॉर्म हो रहा है हमारे बॉडी में, तो ट्यूमर भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मैलिग्नेंट और दूसरा होता है बिनाइन। अगर डॉक्टर बोलते हैं कि ये मैलिग्नेंट है मतलब ये इसमें कैंसर के सेल्स है, लेकिन अगर ये बिनाइन है तो मतलब वो कैंसर का नहीं है, वो सिर्फ ऑपरेशन करके वो सही हो जा सकता है। लेकिन अगर ये कैंसर का है तो ये आपको डॉक्टर ही बता सकते हैं। तो ये जांच करवा लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। जितना वेट करेंगे और जितना उसको, जैसे मैंने पहले भी बोला है कि हम जितना मतलब इग्नोर करते रहते हैं वो अपने अंदर में बढ़ता जाता है। तो अगर ये गांठ आपको हो रहा है कुछ दिनों से, तो इसको आप ज्यादा दिन इग्नोर मत कीजिए, आप एक बार डॉक्टर से दिखा लीजिए कि ये कौन सा गांठ है। ओके, और कोई सवाल है? नहीं तो हम आगे बढ़ सकते हैं। ओके, मैं आपको और एक चीज बताना चाहूंगी कि संजीवनी लाइफ बियॉन्ड कैंसर हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, हम पूरे देश भर में कैंसर पेशेंट्स के साथ काम करते हैं। और जैसे कि हमने और सुमकी मैम ने आपको पहले भी बताया है कि हमारा एक प्रोग्राम है जिसका नाम है सतोरी, जो कि एक वेलनेस इनिशिएटिव है। वो हमारे जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं उनकी इम्यूनिटी के ऊपर ये प्रोग्राम बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। हमारे वेलनेस सेशंस में जो कि अभी ऑनलाइन हो रहा है, बिल्कुल इसी तरीके से जूम पे ही होता है, सुबह 11:30 बजे से स्टार्ट होता है। तो वहाँ पे बहुत सारे आपको फैकल्टीज मिलेंगे, एक्सपर्ट्स आते हैं जो इमोशनल फ्रीडम थेरेपिस्ट होते हैं, साइकोथेरेपिस्ट होते हैं, योगा के एक्सपर्ट आते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट आते हैं, और आके आपको सिखाते हैं कि कैसे आप अपने इम्यूनिटी को बेटर से बेस्ट बना सकते हो ताकि आपका इम्यूनिटी अच्छा रहे। क्योंकि अगर आपका इम्यूनिटी अच्छा रहेगा तो शायद अर्पिता जी का थोड़ा नेटवर्क कनेक्टिविटी इशू हो गया है। तो हाँ, तो अगर आप किसी को जानते हो जिसको जिनको हमारा मदद का जरूरत है, आप हमारा जो टोल फ्री नंबर हेल्पलाइन नंबर है उस पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 8691 000 8691 000 801। ओके। एंड ऑल्सो मैं एक बात बताना चाहूंगी कि अगर आप लोगों को किताब पढ़ना पसंद है या आप लोग कैंसर से रिलेटेड कुछ चीजें जानना चाहते हो, तो हमारे जो फाउंडर है उन्होंने एक बुक लिखा है, उसका नाम है फ्रेग्रेंस ऑफ अ वाइल्ड सोल अ जर्नी। तो इस बुक में मैम ने ये एक्सप्रेस किया है कि कैसे अपने लाइफ के एडवर्सिटीज को अपॉर्चुनिटीज में आप लोग टर्न करें। तो ये बुक आपको अमेजोन या फ्लिपकार्ट में मिल जाएगा, और ये बिल्कुल भी अफोर्डेबल है। ये पढ़ के आप फीडबैक भी दे सकते हो। यहाँ पे मैम ने अपना जर्नी, कैसे उन्होंने कैंसर से डील किया एंड ऑल्सो कैसे उन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया, उसके बारे में उन्होंने पूरा अच्छी तरीके से लिखा है। गौरव जी, मैं फिर से नंबर बोलना चाहूंगी। हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है वो है 8691 000 800 8691 000 801। Okay, so Arpita, over to you. थैंक यू।
Am I audible now? हाँ अर्पिता। Yes, am I audible? हाँ हाँ हाँ, आप सुनाई दे रहे हो। हाँ यस। और मैं और एक प्रोग्राम के बारे में आपसे बात करना चाहूँगी, जो है हमारा कैन सारथी प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में हम हमारे कैंसर विक्टर्स को हम ट्रेन करते हैं ताकि वो प्रोफेशनली ट्रेन कैंसर केयर गिवर्स बने। लोगों का जूम पे इशू है, वो लोग जूम पे नहीं ज्वाइन करेगा। प्रोफेशनली ट्रेन कैंसर केयर गिवर्स बन सकते हैं, और ये सिर्फ कैंसर विक्टर्स ही नहीं बल्कि उनके रिलेटिव्स भी ये कोर्स कर सकते हैं। ये एक 4 महीने का कोर्स होता है। तो अगर आपको इन दोनों प्रोग्राम्स के बारे में और डिटेल्स में जानकारी चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट पर भी जाके देख सकते हैं, नहीं तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर्स पर भी कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी, ताकि हम आपके साथ एक अवेयरनेस प्रोग्राम कर सके। थैंक यू सो मच प्रशांत सर कि आज आपने हमें ये मौका दिया है। आई होप कि इन फ्यूचर भी हम आपके साथ कोलैबोरेशन करेंगे और भी लोगों तक हम पहुंचेंगे। छत्तीसगढ़ के हर एक कोने कोने में हम पहुंचेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू। Yes,